सो हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो बायोलॉजी की बहुत बेस्ट तरीके से मैंने आप लोगों को जो है वो बुक प्रिपेयर करके दे दी है। और जितने भी लेक्चर्स मैं अभी बना सकता हूँ मैंने आप लोगों के लिए बनाए। ये जो बुक है इसको पढ़ने के बाद आप बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। बहुत ही रिसर्च करके ये बुक मैंने बनाई है। अभी बायोलॉजी के एग्जाम में आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जितने लोगों ने मैंने देखी है उनकी बुक, लेकिन इस तरीके से नहीं बनाई हुई कि उसमें आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिले। साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एग्जाम में पूछी गई हैं लेकिन उसमें मिसिंग है। टॉपिक तो ये भी हैं, लेकिन ये टॉपिक इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिए हैं कि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इसमें से स्किप करेगा ही नहीं। कितने मर्जी एमसीक्यू आप बना लीजिए एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आप जो है वो जब तक टॉपिक नहीं समझेंगे आप जो है वो एमसीक्यू रटते रह जाएंगे और फिर एग्जाम में अगर कोई और क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। आपका दो तरीके का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। दो तरीके का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि माइटोसिस क्या होता है एंड मियोसिस क्या होता है। इनको पढ़ने से पहले बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या होता है। माइटोसिस होता है सेल डिवीजन, ये भी होता है सेल डिवीजन, लेकिन माइटोसिस क्या होता है, जितनी भी आपकी स्पर्म से ये गोनेट्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, इनको छोड़ करके जो आपकी जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं जिनको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, चाहे आपके हाथ की हो, चाहे आपकी स्किन हो, चाहे आपका कोई भी ऑर्गन्स हो, मतलब उन सब का जो फॉर्मेशन है, उन सब की जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस से होती है। और जो मियोसिस होता है इसमें आपके क्या बनती हैं, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स मतलब स्पर्म एंड ओवा, ये गैमेट का फॉर्मेशन आपका मियोसिस में होता है। माइटोसिस में बॉडी पार्ट्स बनते हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स जर्म सेल्स को छोड़ करके, गैमेट्स को छोड़ करके जो आपके बनते हैं। एक और टर्म इसमें आती है, जब भी आप ये माइटोसिस और इसका मियोसिस का सेल डिवीजन पढ़ोगे तो आपके पास जो टर्म आएगी वो होती है क्रोमैटिन, डीएनए, क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, एलील, और एक होता है जीन्स। ये टर्म आपको अगर अच्छे से पता लग गई तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा, आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड रिप्रोड्यूस थ्रू सेल डिवीजन। देखिए, हमारी बॉडी में जब हम पैदा होते हैं, बिल्कुल जो इनिशियल स्टेज होती है आफ्टर इंटरकोर्स, ठीक है, आफ्टर सेक्स, क्या होगा, स्पर्म एंड ओवा आपस में मिलेंगे। स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म और ओवा मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जोना पेलुसिडा एक लेयर बनेगी। जोना पेलुसिडा क्या करती है, जो पोलिस्पर्म है उसको रोकती है, मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर ना कर सके। तो होता क्या है, जैसे ही स्पर्म इसके अंदर ये क्रोमोसोम जो है ट्रांसफ़र करेगा, और ये क्या है, आपका ओवम है, ये आपका ओवम है और ये आपका स्पर्म है। तो जैसे ही ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो होगा माइटोसिस। यहाँ पे ही आपके क्या होंगे, सेल डिवीजन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहीं से आपका ये हमारी बॉडी में सबसे पहला डिवीजन ही माइटोसिस होता है। फिर उसके बाद चार सेल्स बनेंगी, उसके बाद फिर काफ़ी सेल आपकी बननी स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मैं आपको ये अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना देखिए। जो सबसे पहला हमारी बॉडी में जब हम पैदा होते हैं तो माइटोसिस ही डिवीजन होता है। माइटोसिस जो होता है हमारी ऑल ओवर बॉडी होता है, सोमेटिक सेल्स में सिर्फ आपके गैमेट्स को छोड़ करके, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके। और जो मियोसिस होता है वो आपका गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है। और क्या है, म्योसिस कंसिस्ट ऑफ टू सेल, म्योसिस में आपकी दो सेल स्टेजेस होती हैं, टू सेल स्टेजेस होती हैं, जिनको हम म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2 बोलते हैं। माइटोसिस में आपकी दो डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनती हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू म्योसिस जिसमें आपकी चार डॉटर सेल्स बनती हैं जो कि हैप्लॉयड होती हैं। हैप्लॉयड एक टर्म आप बार बार सुनोगे, और एक होता है डिप्लॉयड। ठीक है, ये दो टर्म आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द डॉटर सेल्स रिजल्टेड फ्रॉम माइटोसिस आर जेनेटिक डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर। मतलब जो माइटोसिस में जो आपकी
जो भी नई डॉटर सेल्स बनेंगी वो एक दूसरे की क्या होती हैं, डुप्लीकेट होती हैं, मतलब उनमें वेरिएशंस नहीं होती। एंड द ओरिजिनल सेल, ठीक है, उनके क्या होती हैं, बिल्कुल कॉपीड होती हैं। लेकिन जो आपकी म्यूसिस में जो आपकी हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट होता है क्रॉसिंग ओवर का। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर मतलब जो क्रोमोसोम्स आपके होते हैं इनमें जब आपस में क्या होता है, ये पेयर हो जाते हैं। पेयर होने का मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, ये डीएनए को एक्सचेंज करते हैं, एलील एक्सचेंज होता है। एलील का मतलब मैं आगे बताऊंगा आपको, यहीं पे एक्सचेंज होता है, यहीं पे जो इनके आपस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती है। इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के शेयर होने की वजह से ही नई वेरिएशंस आती हैं। इसी वजह से जो आ, बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा। सेल डिवीजन दो तरीके की होती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका अपने आप को विभाजित करती हुई बहुत सी नई कोशिकाओं को बनाती है, जिनको सेल डिवीजन बोलते हैं। क्यों ज़रूरी है भाई, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो कैसे एक नई दुनिया जो है वो पैदा होगी, कैसे नए लोग आएंगे। कोशिका डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 में विचराऊ ने देखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे करवा रहा हूँ मैं आपको। द स्टेटमेंट ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाज गिवन बाय द रडोल्फ विचराऊ। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब ये होता है कि ऑल द सेल कम फ्रॉम सेल, सेल से ही सेल बनता है। एवरी सेल इज अ बोर्न ऑफ अ प्रीवियस सेल विच वाज बोर्न ऑफ द प्रीवियस सेल। नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। यहाँ पे पेरेंट सेल है, ये दो डॉटर सेल्स बनती हैं। तीन तरीके के डिवीजन है जिसमें हम दो आज पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड म्योसिस। ए माइटोसिस जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जो आपका असूत्री विभाजन होता है, ए माइटोसिस डिवीजन होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, जिसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, उसमें ए माइटोसिस डिवीजन होता है। उसके बाद देखिए सूत्री विभाजन और जो आपका माइटोसिस डिवीजन होता है ये सोमेटिक सेल्स में होता है। जितनी भी बॉडी पार्ट्स जर्म सेल्स को छोड़ के, गैमेट्स को छोड़ के, स्पर्म एंड ओवा को छोड़ के बाकी जो बनती हैं वो माइटोसिस बनती हैं। माइटोसिस से डिवीजन होता है। और एक होता है आपका म्योसिस। म्योसिस मतलब जो आपकी जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें आपका ये क्या होता है, म्योसिस का डिवीजन होता है। अब यहाँ पे इससे पढ़ने से पहले, और ए माइटोसिस डिवीजन जो होता है, जो आपका ए माइटोसिस डिवीजन होता है, ये जो डिवीजन होता है बेसिकली अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जितने प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब में होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है और फिर दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स तरीके से डिवीजन नहीं होता। लेकिन हमारा वी आर द एनिमल्स, जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, इतने सारे ऑर्गन से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, ऑर्गन सिस्टम से, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का। इस वजह से सेल डिवीजन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसी वजह से वहाँ पे म्योसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जहाँ पे सेल डिवीजन होती है, जहाँ पे जर्म सेल्स बनती हैं। सेल साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेल साइकिल है आपका, देखिए, जो हमारी सेल साइकिल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार फेजेस में होती है। G2 फेजेस, G1 S। G1 फेजेस जिसको ग्रोथ बोलते हैं, S फेज आपका डीएनए जिसमें सिंथेसाइज होता है, G2 फेज में ग्रोथ एंड प्रिपरेशन, और लास्ट में आपका M फेज जहाँ पे एक्चुअल माइटोसिस डिवीजन होता है। तो ये जितना भी आपका यूकैरियोटिक सोमेटिक सेल का जो लाइफ स्पैन है, ए सोमेटिक सेल इज एनी सेल इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फॉर द सेक्स सेल सच एज स्पर्म एंड एग सेल। ठीक है, ये सभी को मैंने अभी बताया था आपको। द सेल साइकिल डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। ए सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन अ स्टेट कॉल्ड इंटरफेस। सबसे ज़्यादा जो सेल जो है वो टाइम अपना स्पेंड करता है इंटरफेस में। ठीक है, इंटरफेस में तीन फेज होते हैं आपके। एक होता है आपका G1 फेज, S और G2 फेज। सबसे ज़्यादा जो आपका जो सेल है वो बेसिकली अपना टाइम स्पेंड करता है इस स्टेट में। इंटरफेस के बाद आता है आपका एक फेज जिसको M फेज बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल आपका सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और ये चारों मिलकर के इंटायर आपका सेल साइकिल बनाती हैं। अब आता है आपका G1 इंटरफेस। G1 को हम ग्रोथ इंटरफेस भी बोलते हैं, या फिर गैप फेज 1 भी बोलते हैं। G1 में क्या होता है, सेल इज बिजी ग्रोइंग एंड कैरिंग आउट वट एवर द फंक्शन इज सपोज टू डू। सेल जो होती हैं इसमें
बिजी होती हैं ग्रो करने में और कैरी आउट वट एवर द फंक्शन जो सेल को करना होता है। नोट दैट सम सेल्स सच एज मसल्स एंड नर्व सेल एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल आफ्टर दी जीवन। ठीक है, जीवन के बाद वो क्या करती हैं, एग्जिट कर जाती हैं। मतलब जीवन में जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रो करती हैं सेल, कैरी आउट करती हैं फंक्शंस को। तो ये जो आपकी सेल्स होती हैं, नोट दैट सम सेल्स सच एज मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ये एग्जिट कर जाती हैं आफ्टर दी जीवन, बिकॉज दे डू नॉट डिवाइड अगेन। एक बार डिवाइड होने के बाद ये फिर से डिवाइड नहीं करती हैं। तो हमारे जो एनिमल्स हैं इसमें बड़ी लिमिटेड जो है वो वो देखी जाती है, ये डेवलपमेंट होती है, बड़ी लिमिटेड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, एनिमल्स में बड़ी लिमिटेड डेवलपमेंट होती है, लिमिटेड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जैसे हाइट है 20 साल तक बढ़ती है, 18 से 20 साल तक, उसके बाद रुक जाती है। लेकिन प्लांट है, प्लांट में लिमिटेड डेवलपमेंट नहीं होती, प्लांट में मेरिस्टेम होता है। ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, अगर आप प्लांट को यहाँ से काट दे, प्लांट जो है वो फुल अपनी हाइट अचीव कर लेता है, आपको पता है। लेकिन अगर उस प्लांट को आप यहाँ से काट देते हो, ठीक है, उस प्लांट को आप यहाँ से काट देते हो, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो क्या करता है, दोबारा से रीग्रो करने लग जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में लिमिटेड डेवलपमेंट होती है। तो ए सेल एंटर्स दी एस फेज आफ्टर इट ग्रोज टू द पॉइंट वेयर इट्स नो लॉन्गर बी एबल टू फंक्शन वेल एंड नीड्स टू डिवाइड। इसके बाद सेल जो होता है वो आपका एस फेज में चला जाता है आफ्टर इट ग्रोज, और वो एक पॉइंट तक ग्रो करता है, ठीक है, वेयर इट्स नो लॉन्गर एबल टू फंक्शन वेल एंड ऑल नीड्स टू डिवाइड। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो, ग्रो होके एक ऐसी स्टेज पे चला जाता है जहां पे इसको डिवाइड होना होता है। ठीक है, एस का मतलब बेसिकली सिंथेसिसाइज होता है। इसका मतलब ये होता है विच मीन्स टू मेक, ठीक है, इसका मतलब बनाना होता है, बिकॉज ए कॉपी ऑफ डीएनए इज बीइंग मेड ड्यूरिंग फेज। इस फेज में क्या होता है, आपका डीएनए अपनी क्या करता है, एक कॉपी बना लेता है। डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाता है, प्रतिलिपि बनाता है, उसको बोलते हैं आप डीएनए रेप्लिकेशन। तो जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो सेल जो होता है वो एक शॉर्टेस्ट और लास्ट पार्ट जो इंटरफेस का होता है G2, जिसको हम ग्रोथ या फिर गैप फेस बोल देते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट एंड लास्ट पार्ट है इंटरफेस का, उसमें चला जाता है। ठीक है, known as growth 2 or gap phase 2. Right now it's enough to know that further preparation for cell division take place in G2 phase. ठीक है, ये आपको नोट करना है कि जो सेल डिवीजन की जो फर्दर प्रिपरेशन होती है वो G2 फेज में होती हैं। ठीक है, फर्दर आगे जो सेल डिवीजन की चीज़ें होती हैं। उसके बाद लास्ट वाला आपका जो फेज होता है वो इंटरफेस होता है, जब आपकी सेल जो होती है पूरी तरीके से रेडी हो जाती है सेल डिवीजन के लिए, जिसको हम एम फेज बोलते हैं। द एम फेज हैज टू इवेंट, the main one is mitosis, which is the division of cell nucleus, followed by cytokinesis, which is a division of the cytoplasm. So at the end of M phase you will have the two daughter cells identical to each other and identical to the original cell. उसके बाद एक्चुअल आपका माइटोसिस प्रोसेस, जिसमें सेल डिवीजन आपका होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका कुछ सेल साइकिल है। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, सेल साइकिल जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, लास्ट साइकिल जो आपकी इसमें होती है, जो लास्ट आपकी फेज होता है वो एम फेज होता है, जिसमें सेल आपका रेडी टू डिवाइड होता है। लेकिन सेल को डिवाइड होने से पहले सबसे पहले जो सेल को ग्रोथ चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी सेल्स हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, सेल सबसे बेसिक यूनिट जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ये सेल जो है वो ग्रो करेंगी। अगर ये ग्रो करेंगी तभी तो ये सेल डिवाइड हो पाएंगी, तो ग्रो करेंगी। फिर इसमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ये डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, जैसे ये सेल है, ये सेल ऐसे ग्रो करेगी और इसके अंदर जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये क्या करेगा, अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो G2 फेज है, G2 फेज में चला जाएगा। G2 फेज में बेसिकली जो आपका ये जो सेल डिवीजन
क्या प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है सबसे पहले आपका क्रोमेटिन होता है। ठीक है, क्रोमेटिन जो होता है वो आगे कंडेंस होता है क्रोमोसोम्स में। और ये क्रोमोसोम में कंडेंस होने की इसके पीछे वजह यही है क्योंकि ये जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें हर पार्ट में जो जीन्स होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपके किसी भी ट्रेट, कोई भी ट्रेट है, जैसे हाइट एक आपका करेक्टर है, उसके अंदर जो आपका ट्रेट है हाइट का कि लंबा है, टोल है, ड्वार्फ है, ठीक है, हाइट कम है, तो यहाँ पे ही वो जेनेटिक रूप में स्टोर होता है। तो इनका एक प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। अगर ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तो सेल डिवीजन होगा ही नहीं। तो सेल डिवीजन होने से पहले नेसेसरी प्रिपरेशन करता है। ये आगे मैं डिटेल में बताऊंगा ये डीएनए और ये क्रोमेटिन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं माइटोसिस का प्रोसेस। ठीक है, माइटोसिस के प्रोसेस में मैंने आपको बताया जो कि एम फेस है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें आपका साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म आपका डिवीजन होता है और एक होता है आपका, यहाँ पे दो तरीके के डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन में दो तरीके के आपके क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं। जो आपका ये माइटोसिस का प्रोसेस होता है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए G1 एंड G2 फेजेस मेकअप इंटरफेस एंड एम फेज जो है वो आपका सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेल डिवीजन जिसमें आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और फिर आपके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन की प्रक्रिया को जो जंतु कोशिका एनिमल सेल में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया और यह सोमेटिक सेल्स में होता है। इसका इम्पोर्टेंट कार्य देखिए, घाव जो हमारा भरता है, जो सेल आपकी कटती फटती रहती हैं उन सबको नई सेल बनाने का काम कौन करता है, माइटोसिस करता है, जिसमें सिमिलर बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं पेरेंट सेल की जो डॉटर सेल्स होती हैं। इस प्रक्रिया में जो आपका मदर सेल होता है वो दो पुत्री कोशिकाओं डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो उसके बराबर होती है, जो उसकी जो पेरेंट सेल होती है उसमें बराबर होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया माइटोसिस का दो डिवीजन होता है। केंद्र का डिवीजन आपका कैरियोकाइनेसिस कहलाता है और साइटोकाइनेसिस आपका जो होता है वो सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जो कि आपका लास्ट प्रोसेस होता है। इसमें चार फेज मैंने आपको बताए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बहुत आसान है समझना। अब यहाँ पे आपका आता है सबसे पहले ये प्रोफेज। प्रोफेज जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो क्रोमेटिन है बेसिकली वो कंडेंस होके क्रोमोसोम में बदल जाता है और जो न्यूक्लियोलस है बेसिकली वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो आपका देखिए जो क्रोमेटिन होता है आपका, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए क्रोमेटिन के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो हमारा सेल होता है, जो हमारा सेल होता है, सेल, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है, इस जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं डीएनए। अब ये जो डीएनए होता है इसको आप काफ़ी सारे नाम से कह सकते हो, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, जीन्स, एलील्स, ये सारा आप देखिए। क्रोमेटिन क्या होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, अनकोइल्ड होती हैं, मतलब अनस्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उलझी हुई सी स्ट्रक्चर होती है। और ये जो क्रोमेटिन होती हैं इसमें जो डीएनए, ये डीएनए ही होता है, डीएनए से ही मिलके बना होता है, जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। अब ये ना एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसको अपने आप को एडजस्ट या फिट करना होता है। अपने आप को ये फिट करने के लिए, ठीक है, अपना स्पेस कम करेगी। अब ये स्पेस कम कैसे होगा कि ये अपने आप को, जो आपके ये हिस्टोन्स होते हैं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन होते हैं, इनके अराउंड अपने आप को क्या कर लेती है, रैप कर लेती है। ठीक है, हिस्टोन्स के अराउंड ये अपने आप को क्या कर लेती है, रैप कर लेती है, जिसको एक हिस्टोन को आप
एक हिस्टोन की रैपिंग को अपने आप को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं जो कि एक सेल के न्यूक्लियस में इस तरीके से पड़े होते हैं, और ये अपना उसमें क्या करते हैं, एक्वायर करने के लिए, उसके अंदर फिट होने के लिए ये इसके अंदर रैप होते हैं। जैसे कि आप सीधा सीधा सा ये समझो कि आपके पास इस तरीके की कोई आयरन नेल्स क्या हैं, बिखरी पड़ी हैं, आयरन नेल्स बिखरी पड़ी हैं। ठीक है, अब ये बिखरी पड़ी हैं, अब इसको कम स्पेस में अपने आप को यूटिलाइज करना है, तो आपने क्या करा, अब जिस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो हिस्टोन्स है, ये किसके अराउंड बाइंड होगा, नेगेटिवली चार्ज डीएनए के पास क्या होगा, कोयल हो जाएगा। इस तरीके से जैसे आपने यहाँ पे ये आयरन है, काफ़ी सारे आयरन नेल्स हैं, अगर आपने इनको एक जगह पे एक्यूमुलेट करना है तो आपने क्या करा, यहाँ पे ये चुंबक रख दिया, तो हुआ क्या, चुंबक के अराउंड ये जो आपकी नेल्स हैं ये इस तरीके से एक्यूमुलेट हो गई। तो मतलब कुछ तो एक एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ये इससे अट्रैक्ट होगी और ये एक्वायर हो गई, एक कम स्पेस में अपने आप को फिट कर ले। इस तरीके से ये जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और स्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, तो अपने आप को एक्वायर करने के लिए। उसके बाद आता है क्रोमोजोम्स। यही जो क्रोमैटिन है आगे कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनता है। सभी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है, सभी डीएनए का ही पार्ट है, सभी में डीएनए ही होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, आपका कलर स्किन का क्या होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, और भी आपकी जो नेसेसरी थिंग्स हैं, आपके 2 हाथ बनेंगे, आपकी 2 आंखें बनेंगे, आपके आई कलर क्या होगा, ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होंगी सबकी इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। डीएनए के अंदर एक सेगमेंट होता है जीन्स। अब ये जो क्रोमोसोम है जो क्रोमैटिन से बना है, यही क्रोमैटिन जो अनकोइल्ड था, यही क्रोमैटिन जो अनकोइल्ड स्ट्रक्चर था, ये आगे स्ट्रक्चर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही आपका स्ट्रक्चर्ड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना आप स्ट्रक्चर, और एक पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और ये अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से। ये किससे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से। और ये जो आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमैटिन है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि आगे सेल को डिवाइड होना है। तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स आपके क्या होते हैं, ये एग्जिस्ट तब तक करते हैं जब तक आपका सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है। लेकिन जैसे ही वो आपका सेल डिवीजन में स्टार्ट हो जाएगा, सेल जब आपका डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, तो ये क्रोमैटिन क्या हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। ये क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू हो जाएगा ताकि आपकी जीन्स की और सेल डिवीजन की प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। को यहाँ पे दो चीजें बताई, क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होके जो बने थे, और आपको बताया डीएनए, डीएनए का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको जीन्स भी बोल देते हैं, जीन्स। जीन्स के अंदर क्या है, आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कुछ भी, कोई करेक्टर हो सकता है, करेक्टर जैसे कि आपका हाइट, हाइट का एक जीन्स हो गया, कलर, बॉडी कलर का एक जीन्स हो गया। तो ये अलग अलग तरीके के आपके क्या हैं, जीन्स हैं, करेक्टर इनको बोलते हैं। करेक्टर आपका हो गया। एलील क्या होता है, एलील भी आप पढ़ोगे। एलील ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, डिसाइड होता है कि आपका कलर कैसा होगा या आप में कौन सा लक्षण आएगा। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स होता है। जैसे ये आपका क्या है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये भी एक टर्म आएगा। जो क्रोमोसोम अपनी क्या करते हैं, लेंथ में सेम होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक ब्लैक सा, ये ब्लैक ब्लैक सा, ये बेसिकली एक करेक्टर ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, करेक्टर। जैसे कोई टोल हो गया, ये क्या है, ट्रेट है। हाइट एक करेक्टर है, जैसे हाइट जीन्स हो गया। और इसका आगे जो ट्रेट हो गया वो ये हो गया कि टोल है या शॉर्ट है। ये आगे क्या हो गए, उसके ट्रेट हो गए। एलील्स यही डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आ, ये जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, देखिए ये आपका जो
एलील है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जितने भी आपके सेम लेंथ का होगा, सेम जेनेटिक लोकेशन, यहाँ पे अगर कोई करेक्टर है, सपोज करो हाइट का करेक्टर है, हाइट एक करेक्टर है, यहाँ पे ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होंगे जिसमें आपके ये लोकेशन जो है वो जीन्स की सेम होगी। यहाँ पे भी आपका हाइट का करेक्टर होगा और यहाँ पे आपका कलर का करेक्टर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका कलर का करेक्टर हो जाए और यहाँ पे आपका हाइट का करेक्टर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सेम लोकेशन पे, सेम लोकाई पे होते हैं, ठीक है। एक आपका मदर से आता है, एक आपका फादर से आता है, और ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गया। जैसे ये मदर है, ये पेटर्नल है, ठीक है। यहाँ पे करेक्टर है टाल, यहाँ पे करेक्टर है टाल। ये आपका कलर हो गया वाइट वाइट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक पैटर्नल का जो हो गया, तो इनकी जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही होगी। मतलब जीन्स पोजीशन आपकी सेम रहेगी, जीन पोजीशन सेम रहेगी, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, जीन्स आर ऑफ सेम टाइप ऑफ करेक्टर, करेक्टर उनका सेम रहेगा। मतलब ये अगर हाइट टोल है तो ये भी हाइट आपकी क्या है, सॉरी, हाइट एक करेक्टर है, मतलब ये यहाँ पे भी आपका हाइट का होना चाहिए, यहाँ पे भी हाइट का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कलर का होगा, नहीं, आपका स्किन कलर का नहीं होगा। यहाँ पे अगर हाइट का आया तो यहाँ पे हाइट का ही होगा। बट इनका जो ट्रेट है, इनका जो लक्षण है, हो सकता है यहाँ पे स्मॉल टी हो और हो सकता है यहाँ पे कैपिटल टी हो, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन जो हाइट का करेक्टर है, तो यहाँ पे भी आपका हाइट का करेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई स्किन का कलर का करेक्टर हो, स्किन कलर का करेक्टर हो, वो नहीं हो सकता। तो ये होगा आपका एलील और होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट। तो अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया। जो आपका क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन आपका क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होगा, कंडेंस होके, ठीक है, ताकि जीन्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके। यही क्रोमोसोम्स आगे डिवीजन के लिए प्रिपेयर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोफेस है, सबसे लॉन्गर पीरियड है। यहाँ पे आपका ये जो आपका क्रोमैटिन है कंडेंस होगा क्रोमोसोम्स में, और जो आगे ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन है ना, ये न्यूक्लियोलस है, ये आगे यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि जो आपका ये क्रोमैट न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, द प्रीवियसली रेप्लिकेटेड डीएनए स्लाइटली कोयल इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। आगे ये जो क्रोमोसोम्स हैं, मैंने आपको बताया ना, ये द प्रीवियसली रेप्लिकेटेड डीएनए कोयल स्लाइटली इनटू सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये आपके कोयल हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। और ये टुगेदर मिलके किससे अटैच हैं, ये सेंट्रियोमेयर, और इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और ऐसा ही सपोज करो ये मदर का है और ऐसा ही फादर का हो, एक और ऐसा ही एक फादर का हो, ठीक है। तो इनमें अगर एक करेक्टर यहाँ पे सेम है तो ये भी सेम पोजीशन पे दूसरा करेक्टर होना चाहिए। अगर ये आपका हाइट का करेक्टर है तो ये भी हाइट का करेक्टर होना चाहिए। ये कोई आपका स्किन कलर का करेक्टर नहीं होना चाहिए, और ये सेम लेंथ के होने चाहिए। वो उसके लिए ही आपका, तभी आगे आपका सेल डिवीजन हो पाएगा, अदरवाइज म्यूटेशन हो जाएगी, जो कि आपका डीएनए की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। तो आगे देखिएगा, इन द सेंटर ऑफ ईच क्रोमोसोम ए सेंट्रोमियर अटैच द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये मैंने आपको बताया। मीनवाइल इन द साइटोप्लाज्म माइक्रोट्यूब्यूल्स नोन एज स्पिंडल फाइबर। जैसे मैंने आपको सेल का एक सेल के पार्ट्स बताए थे मैंने, ठीक है, जब सेल की ऑर्गेनलीज मैंने आपको बताई थी, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। ये क्या करता है, इसके अंदर आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल होता है, ठीक है, जो हमें हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि एक जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के अंदर धंसे ना, उनको एक बेस प्रोवाइड मिले, उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड मिले। इसी तरीके से ये जो साइटोप्लाज्म होता है,
इस तरीके से जो साइटोप्लाज्म होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर होते हैं, जो वही चीज़ हैं जो कि इनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन के अंदर यही होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक आपका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, ताकि जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है, एक दूसरे के अंदर धसे ना। ठीक है, सेल एक अपनी शेप को मेंटेन रखे। तो वो जो है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, जिनको स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, बिगिन टू फैन आउट फ्रॉम द टू सेट्स ऑफ पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपकी ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, बिगिन टू फैन आउट। ठीक है, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, ये सारा साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। ये बेसिकली फैन आउट होने लगते हैं। ठीक है, फ्रॉम दी टू दो सेट में पेयर्ड स्ट्रक्चर में, जिनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स फैन आउट हो गए। तो यहाँ पे ये आपके क्या हैं, दो स्ट्रक्चर्ड हैं जिनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ये आने लगते हैं आपके। The spindle fibers elongate as the centriole begins to move towards opposite sides of the poles। ठीक है, अपोजिट साइड्स और पोल्स ऑफ द सेल। अब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं, एलोंगेट होती है। ठीक है, कब, जब जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट एंड्स की तरफ आपके मूव होने लगते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये अपोजिट एंड की तरफ क्या करते हैं, मूव होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, while this is happening, the nuclear membrane around the nucleolus सराउंडिंग द न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के सराउंड जो है वो डिसअपियर हो जाती है। नाउ द क्रोमोसोम्स आर नो लॉन्गर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अभी ये जो क्रोमोसोम्स हैं बिल्कुल आपके एक तरीके से साइटोप्लाज्म के ही अंदर हैं। ठीक है, ये जो आपका ये क्रोमोसोम्स हैं, आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। आगे देखिएगा, द अपोजिट एंड ऑफ द स्पिंडल फाइबर कैन अटैच टू द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से ही अटैच होती हैं जो स्पिंडल फाइबर्स की अपोजिट एंड है। यहाँ पे देखिए, नाउ द सेल एंटर्स मेटाफेस। मेटाफेस में सेल एंटर करता है। द सेंट्रियोल्स कंप्लीट देयर मूवमेंट टू द पोल ऑफ द सेल। ये जो सेंट्रियोल होती हैं, ये अपनी मूवमेंट को कंप्लीट करती है, सेल की पोल की तरफ पहुंच जाती है। वाइल द स्पिंडल फाइबर्स, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये आपका लाइन अप होती हैं क्रोमोसोम्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। द एंड टू एंड alignment of the chromosomes result in sister chromatids on either side of the equator। ठीक है, जो आपका क्रोमोसोम का एंड टू एंड अलाइनमेंट होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं, ये उसके साइड में आ जाती हैं, इक्वेटर के दोनों साइड में आ जाती हैं। जैसे ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया एक, और एक ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया और ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये बीच में इनसे किससे अटैच है, सेंट्रोमियर से। ये क्या है, सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये है आपका मेटाफेज। तो मेटाफेज के बाद सेल जाता है आपका एनाफेज में। एनाफेज में आप यहाँ डायग्राम में देख ही रहे होंगे, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये अपनी उसकी तरफ चली जाती हैं, पोल्स की तरफ चली जाती हैं। दी स्पिंडल फाइबर सेपरेट द सिस्टर क्रोमेटिड्स एट देयर सेंट्रोमियर।
वन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ईच क्रोमेटिड इज कॉल्ड, हर क्रोमेटिड को एक क्रोमोसोम ही बोलते हैं। द सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम है जो वी शेप का बनना हुआ आपको दिख रहा है, वी शेप का। तो ये एज अ स्पिंडल फाइबर shortens and drag them through gel-like cytoplasm. The chromosomes move to the opposite side of the cell towards the centrioles. ये जो क्रोमोसोम है अपोजिट पोल्स की तरफ चली जाती हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स की ओर। ये जो आपको दिख रहा है सेंट्रियोल है। इट इज कॉमन टू कंफ्यूज सेंट्रियोल विद सेंट्रोमियर, ठीक है, विच कनेक्ट्स क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमेटिड्स को कनेक्ट करके रखता है। सेंट्रियोल्स जो होती हैं वो स्पिंडल फाइबर से जो पोल्स की तरफ होता है वो सेंट्रियोल्स होते हैं जो पोल की तरफ होती हैं। और टीलोफेज जो होता है वो लास्ट फेज है माइटोसिस का। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दोबारा से फिर से आपकी डेवलप हो जाती है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये दोबारा से क्रोमोसोम्स के अराउंड, देखिए पहले जब सेल डिवीजन होना स्टार्ट हुआ था तो धीरे धीरे करके ये जो आपका जो क्रोमेटिन है कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना, और फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है धीरे धीरे डिसअपियर हुई, ठीक है। लेकिन अब ये फाइनल स्टेज में क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा से बननी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोबारा से क्या होगी, बननी स्टार्ट हो गई, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये इसको न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। देन क्रोमोसोम स्प्रेड आउट इन द क्रोमेटिन एंड द न्यूक्लियोलस बिकम विजिबल अगेन। अगेन ये न्यूक्लियोलस क्या है, विजिबल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं फिर से इसकी क्विक समरी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले आपका प्रोफेस होता है। प्रोफेस में आपका यहाँ पे देखिए एक न्यूक्लियोलस दिख रहा है, और आपका क्या दिख रहा है, आपका क्रोमेटिन दिख रहा है। आपको क्रोमेटिन दिख रहा है और आपको न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है। ये जो क्रोमेटिन है कंडेंस होना शुरू हो जाता है जब सेल आपका डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है, तो इसको क्रोमोसोम्स में कंडेंस होना पड़ता है ताकि जीन्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके, ठीक है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर वो हो सके। और ये जो डीएनए है, जो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, द रेप्लिकेटेड डीएनए स्लाइटली कोयल इनटू द सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो, ये जो क्रोमेटिन है जो, ठीक है, ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट होने के बाद दो सिस्टर जो क्रोमेटिड्स बनती हैं ये आपस में मिल करके एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आपको दिखता है, ठीक है, क्रोमोसोम आपको दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है स्पिंडल फाइबर्स है जो जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ये फैन आउट होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द टू सेट्स ऑफ पेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर के दो सेट से, ठीक है, जिनको सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल से इस तरीके से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, मेटाफेज में इक्वेटर पे आ जाते हैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, एक एक साइड में आ जाती हैं इक्वेटर के, और बिल्कुल सेंटर में आ जाती हैं ये। और सेंट्रियोल जो होती है ये पोल की तरफ आ जाती हैं, जो सेंट्रियोल्स होती हैं पोल की तरफ आ जाती हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम को लाइन कर देता है इक्वेटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद एनाफेज आ जाता है। एनाफेज में आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ये आगे सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, सिंगल स्ट्रैंड है जो। और फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाता है, जो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ये आपका स्प्रेड आउट हो जाता है क्रोमेटिन में, एंड न्यूक्लियोलस जो है वो फिर से विजिबल होना आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस बिगिंस टू विजिबल अगेन, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसेस पूरा माइटोसिस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए जो आपका टीलोफेज होता है लास्ट स्टेज है जिसमें मैंने आपको बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म करती है और ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अराउंड, और
यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बननी शुरू हो गई और न्यूक्लियोलस पे आपको दिखना शुरू हो गया, जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये आपका माइटोसिस है। अब यहाँ पे जो नई ये डॉटर सेल्स बनी हैं बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और ये क्या है, डिप्लॉयड हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका क्रोमोसोम्स जो है वो अपने पेरेंट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि डबल सेट होता है क्रोमोसोम्स का, 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। उसके बाद आगे आपका देखिए, यहाँ पे फाइनल स्टेज होती है जो कि साइटोकाइनेसिस होती है। इसमें आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की इनवर्ड मूवमेंट के थ्रू होती है। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो है आगे पिंच होता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। लेकिन इसके विपरीत जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें ये साइटोप्लाज्म पिंच नहीं होती है। क्यों नहीं पिंच होती? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लांट सेल में एक सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड। ठीक है, इंस्टेड सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल मटेरियल, वो इक्वेटर के अक्रॉस जो है वो यहाँ पे देखिए इक्वेटर के अक्रॉस क्या है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये तब तक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जब तक ये आपका ज्वाइन होके एग्जिस्टिंग जो सेल मेम्ब्रेन है उससे अटैच ना हो जाए। ठीक है, विद द एग्जिस्टिंग सेल मेम्ब्रेन, और सेपरेट ना कर दे दो डॉटर सेल्स को। जब तक ये तब तक ये ग्रो होती रहती है। इसको सेल प्लेट बोलते हैं। ओवर द टाइम न्यू सेल वॉल्स फॉर्म बिटवीन दी टू डॉटर सेल्स, और यहाँ पे नई जो सेल वॉल हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ओवर द टाइम ये जो नई सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे बननी शुरू हो जाती हैं। ये आपका प्लांट सेल है में किस तरीके से होता है। तो यही है की पॉइंट, एक बार फटाफट से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले माइटोसिस के प्रोसेस में न्यूक्लियस का डिवीजन, और फिर लास्ट में साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। प्रोफेस, प्रोफेस के बाद आपका मेटाफेस, मेटाफेस के बाद एनाफेस, एनाफेस के बाद टीलोफेस। मेटाफेस जो होता है आपका, प्रोफेस जो सबसे लंबा फेज होता है जिसमें आपका क्या होता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बनने लगती हैं एंड द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। अभी ये जो आपके इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं ये बेसिकली इनका साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है, उसी में ये तैरते दिखते हैं हमें। मेटाफेस में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं क्रोमोसोम को अलाइन करते हैं इक्वेटर पे, और फिर एनाफेस में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जो है दो सेपरेट ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ खींचती है। फिर टेलोफेज में दोबारा से ये जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बननी शुरू होती है। क्रोमोसोम जो होती हैं वो क्रोमेटिन में डिस्पर्स हो जाता है एंड देन साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। आगे म्योसिस, म्योसिस मैंने आपको बताया क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनता है। डिप्लॉयड में आपका 46 क्रोमोसोम्स होती हैं, 46 क्रोमोसोम्स होती हैं, और जो आगे ये चार हैप्लॉयड बने ये क्या है, हाफ है इसमें क्रोमोसोम्स की सेट। सो रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें आपके गैमेट्स बनते हैं जो कि आपके रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये गैमेट्स बनना बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। ठीक है, सेक्स सेल्स जिसको बोलते हैं, स्पर्म इन मेल एंड एग इन फीमेल ओवम। ठीक है, ये जो मायोसिस है ये दो स्टेज में, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है। आप फटाफट से इनको देख लेते हैं क्योंकि हमने वो पहला फेज समझ लिया इसलिए ये समझना आसान है बिल्कुल। माइटोसिस समझ लिया। तो म्योसिस 1 में प्रोफेस 1, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस 1। म्योसिस 2 में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस 2, ये चार फेज इसमें होते हैं। प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 एंड टीलोफेस 2। म्योसिस के बारे में दो तीन चीज़ें हैं। फार्मर एंड मूरे ने 1905 में कोशिकाओं में म्योसिस अर्धसूत्री विभाजन को म्योसिस नाम दिया। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम जो खोज है वो विजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो स्ट्रोसबर्गर ने 1888 में किया था, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, तो स्पर्म एंड ओवा में होता है ये।
आपका जो विभाजन है इसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। ये आप याद रखिएगा। जो आपकी पुत्री कोशिकाएं हैं, ठीक है, डॉटर सेल्स हैं, और जो आपकी मदर सेल्स में आप भी मैंने बताई थी ये चीज़ आपको। ठीक है, मियोसिस वन में आपका ये अलग अलग डिवीजन होते हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन। ठीक है, इसमें आपका ये प्रोसेस होता है। प्रोफेज वन जो सबसे लंबा होता है, इसमें आपका ये लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पेक्टाइटिन, डिप्टोलिन एंड डाइकाइनेसिस, ये प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम आपका ये लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, जो ये उलझे हुए पतले धागों की तरह जो दिखाई देते हैं गुणसूत्र, इन्हें क्रोमे क्रोमे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्रोमिनेटा कहते हैं। जो जाइगोटीन है, ये जो जाइगोटीन है बेसिकली जो आपके समजात गुणसूत्र जोड़े युग्म बना लेते हैं, जिनको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखो आप ये जोड़े बना रहे हैं। उसके बाद आता है पेक्टाइटिन। गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन्स का क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक, जिस क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। डायप्टोटीन में ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं, ये बेसिकली दे बिगिन टू सेपरेट सेपरेट होने लगते हैं, और डाइकाइनेसिस में ये जो गुणसूत्र हैं अलग अलग हो जाते हैं तथा स्पिंडल फाइबर का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन मैंने अच्छी तरह से आपको ये बिल्कुल एक्सप्लेन करवा दिया है। ठीक है, एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सोमेटिक सेल्स में होता है, जो जितनी बॉडी सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स, और ये जनन कोशिकाओं में स्पर्म एंड ओवा में होती हैं। इसमें विभाजन में कम समय लगता है, इसमें विभाजन में अधिक समय लगता है, क्योंकि दो फेजेस में होता है ये। इस विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं और इसमें चार कोशिकाएं बनती हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, लेकिन इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है जिसकी वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, तभी वेरिएशन आती हैं। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है और तभी वेरिएशंस आती हैं। बस यही कुछ लिखा हुआ है इसमें, आगे देखिएगा। चलिए अब इनको शुरू करते हैं हम म्योसिस वन को। म्योसिस वन जो है उस वो प्रोफेस वन से स्टार्ट होता है। सभी की इनमें जितनी भी सेल्स होती हैं इनिशियली स्टेज में डिप्लॉयड होती हैं। इसका क्रोमेटिन जो होता है दो अनकोइल्ड, क्रोमेटिन जो है टू अनकोइल्ड स्प्रेड आउट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, तो क्रोमेटिन जो होता है हाईली अनकोइल्ड होता है। ठीक है, और वो क्रोमोसोम के दो अनकोइल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, आफ्टर डीएनए। ठीक है, यहाँ पे म्योसिस वन है, प्रोफेस वन है, ये डिप्लॉयड सेल है, ये क्रोमेटिन है। उसके बाद देखिए प्रोफेस वन ही चल रहा है ये। आफ्टर द डीएनए इन द क्रोमेटिन, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेट होगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये इट कंडेंसेस टू टू फैमिलियर एक्स शेप क्रोमोसोम्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट मतलब अपनी ही प्रतिलिपि बनाएगा। जो क्रोमेटिन डीएनए रेप्लिकेट करके एक और प्रतिलिपि बनाएगा, तो उसमें दो क्रोमोसोम्स जो, ठीक है, वो आ जाएंगे। ठीक है, जिनको क्रोमेटिड्स बोलते हैं। दो क्रोमेटिड्स मतलब एक क्रोमोसोम्स हो जाएगा, तो ये एक्स शेप का क्रोमोसोम्स आपका बनाएगा। द रेप्लिकेटेड डीएनए इज सेम इन दी आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम्स के पास जो रेप्लिकेटेड डीएनए होता है वो सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, इज सेम इन दी सिस्टर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये जो आपका रेप्लिकेटेड डीएनए है, ये रेप्लिकेटेड डीएनए है।
ये जैसे एक ये डीएनए है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसका एक डीएनए, ये रेप्लिकेट डीएनए है। ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। आगे देखिएगा, in a process called synapsis, each chromosomes pair up with and binds to its corresponding homologous chromosome। मैंने homologous chromosome ऑलरेडी आपको बता दिया है, जिसमें क्रोमोसोम्स की लेंथ सेम होती है, जितने भी करेक्टर्स होते हैं, जैसे हाइट एक करेक्टर हो गया, वो सब सेम पोजीशन पे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग पोजीशन पे होंगे, सेम लोकाई पर होंगे। और ये आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, जिनको टेट्राहेड बोलते हैं। टेट्राहेड में बेसिकली 4 सिस्टम क्रोमेटिड्स आपको पेयर्ड में दिखेंगे। अब यहाँ पे ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिनको जीन्स बोलते हैं, ये जो जीन्स होती हैं ये हर पेरेंट से आपके इनहेरिटेड होती हैं। एक मदर सेल से आई होती है और एक आपका पेरेंट सेल से आई होती है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि एक्सचेंज तभी होगा ना, एक आपकी मदर सेल से आ गई और एक आपकी पेरेंट सेल से आ गई, पेरेंट सेल से आ गई। ये जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एलील्स का एक्सचेंज हो रहा है। और इनमें मैंने एक चीज़ बताया, इनकी लेंथ सेम होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। इनमें जो करेक्टर्स होती हैं वो सेम होती हैं, सेम पोजीशन पे। करेक्टर्स आर एट सेम पोजीशन। जैसे हाइट एक करेक्टर है, ये जीन्स को डिनोट करता है, और डिफरेंट फ्रॉम, और हाइट टाल है, ड्वार्फ है, ये क्या है, उसके ट्रेट हैं, लक्षण हैं। ये होती हैं आपकी एलील्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे आपका एलील्स बन गया। उसके बाद आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें आपका जो एक्सचेंज होता है एलील्स का, जिसको रिकम्बिनेशन बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर हैपन रैंडमली हैपन्स ऑन एवरी क्रोमोसोम्स रिजल्टिंग इन डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशन। ये रैंडमली होता है, जिसकी हर क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं आपके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपका टोल है, कैपिटल टी है, ये जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना इवोल्यूशन, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, बहुत बेस्ट टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी जो है वो कैपिटल टी से ही पेयर्ड अप होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से भी पेयर्ड अप हो सकता है, लेकिन करेक्टर जो होते हैं वो सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइट का करेक्टर करेक्टर जो है वो कलर से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस एक्सप्लेन्स वाई गैमेट इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर गैमेट। मतलब इसी वजह से क्या होता है कि हर गैमेट, मतलब जितने भी हमारी बॉडी में मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं, आपको पता है कि मिलियन ऑफ स्पर्म्स होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, मेल में। अब हर स्पर्म सेल्स में अपना ही एक अलग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। किसी के अंदर कुछ हो सकता है, किसी के अंदर कुछ हो सकता है। वो किसकी वजह से होता है, वो म्यूसिस की वजह से ही होता है। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन जेनेटिक वैरायटी इन ऑफस्प्रिंग, दैट इज व्हाई चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल पेरेंट एज वेल एज फ्रॉम देयर बायोलॉजिकल सिबलिंग्स। कंटिन्यूइंग ऑन द प्रोफेस वन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होनी शुरू हो जाती है। सेंट्रियोल्स वही अपोजिट एंड की तरफ बनने लगते हैं, एंड फैन आउट फ्रॉम फ्रॉम देम। आगे मेटाफेज बनने लगता है। मेटाफेज में वही होमोलोगस, इसमें बस वही पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, जो कि इक्वेटर पे लाइन अप हो जाता है एंड स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद आपका ये एनाफेज हो जाता है। एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं हर टेट्राहेड में, इनको सेपरेट कर देती हैं। ठीक है, एंड पुल देम टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब यहाँ पे ये अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स आ गए। अब आता है टीलोफेज। टीलोफेज में बेसिकली क्या होता है, सेल एंटर टीलोफेज वन विथ one chromosome from each chromosome homologous pair at separate poles. However, each chromosome still contains sister chromatids. Keeping in mind that each chromosome sister chromatids are no longer identical. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हर पेयर में क्या होता है, आ, हर पेयर में, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है, तो कीपिंग इन माइंड दैट ईच क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स
are no longer identical because of allele exchange that happened during crossover. The spindle fibers disappear एंड दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोबारा से रिफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे देखिए सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको दिख रही हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये हर क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपकी क्या होती है, ये एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होती। और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है, इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में आपका क्या हो जाता है, चार जेनेटिकली डिफरेंट आपकी क्या बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं। देखिए आपको दिख रही होगी, चार जेनेटिकली सारी डिफरेंट, देखिए अलग अलग कलर से शो की गई है। और ईच हैप्लोइड सेल कंटेन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। हर हैप्लोइड सेल में एक सेट क्रोमोसोम्स का आपको दिख रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ दी ये पेयर्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये आप सारा मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे ये आपको दिख रही है ना हैप्लोइड सेल्स, ये आपको हैप्लोइड सेल्स दिख रही हैं थ्री, ठीक है। आगे भी डिवाइड होगी, ठीक है। चार हैप्लोइड सेल्स, फोर हैप्लोइड सेल्स बनेंगी जिसमें 23 सेट्स होंगी क्रोमोसोम्स की, ठीक है। जैसे कि आपका डीएनए म्योसिस वन में रेप्लिकेट होता था सेल डिवीजन से पहले, ऐसे ही इसमें ये डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है म्योसिस टू से शुरू होने से पहले। वंस अगेन इन प्रोफेस टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनना आपका शुरू होता है। स्पिंडल फाइबर्स फैन आउट फ्रॉम द टू सेट्स ऑफ द पेयर्ड सेंट्रियोल्स during metaphase second, the chromosomes in each cell lined up at the equator and attached to the spindle fibers from both the poles. During anaphase, ये जो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, ये आपकी सेपरेट होती हैं एंड मूव टू दी अपोजिट पोल्स। वंस द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट हो जाती हैं उनको फिर क्रोमोसोम्स बोलते हैं। फाइनली ड्यूरिंग टीलोफेज स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रीफॉर्म एंड साइटोकाइनेसिस अकर इन बोथ दी सेल्स। साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये चार जेनेटिकली आपकी हैप्लोइड सेल्स बनती हैं, ईच कंटेनिंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और सभी में एक क्रोमोसोम का क्या होता है, सेट होता है। ये आपका कुछ पॉइंट आप देख लीजिए दोबारा से, समरी है। इट बिगिंस विद द डिप्लॉयड सेल, म्योसिस वन प्रोड्यूसेस गैमेट, गैमेट आर genetically different from the haploid cells, sperm cell in males and eggs in female. Meiosis is two stages of cell division called meiosis 1 and meiosis 2. During meiosis 1, homologous chromosomes separate to produce two haploid cells. ठीक है, meiosis 1 में क्या होता है, जो homologous chromosomes होती हैं दो haploid cells को produce करती हैं, each containing chromosomes in the form of paired sister chromatids. उसके बाद म्योसिस सेकंड शुरू हो जाता है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं इन बोथ द सेल्स फॉर्मिंग इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। ठीक है, पहले ही क्या था, उसमें था पेयर्ड में था, ठीक है, पेयर्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स थी। अभी ये क्या हो जाती हैं, अनपेयर्ड हो जाती हैं। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अलग हो जाती हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बन जाती हैं। साइटोकाइनेसिस ऑफ दीज सेल्स फॉर जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लोइड गैमेट। ठीक है, की पॉइंट्स आपको याद रखिए। देखिए, प्रोफेज वन इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड सिनेप्सिस अकर। ठीक है, यहाँ पे सिनेप्सिस होता है। ईच पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड, इट्स कॉल्ड टेट्राहेड। इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये एलील्स का एक्सचेंज होता है, रिजल्टिंग in the variations, means different genetic materials and different gametes are formed. So ये आपका क्या है, ये म्योसिस सेकंड हो गया, म्योसिस हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, धन्यवाद। और इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे।